नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर के युद्ध से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 25 प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ की सीरीज को हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने आपसे विस्तार में डिस्कस किया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्नों को। तो उन्हें अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री PYQ की नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर का प्रारंभ करते हैं, किंतु उससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से RO, ARO, प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है। इस फाउंडेशन बैच में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो RO, ARO की आगामी परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। तो एक ही छतरी के नीचे आपको सब कुछ मिलता है। तो पूरा प्रीलिम्स का कोर्स आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज। मुख्य परीक्षा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, इसके अलावा उत्तर लेखन का कार्यक्रम, निबंध लेखन का कार्यक्रम, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलता है। तो अगर आपने मन बनाया है कि इस बार आपको RO, ARO की परीक्षा में बैठना है तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसी चर्चा चल रही है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो अब बहुत अधिक समय आपके पास नहीं बचा है। अगर आपको इस परीक्षा में बैठना है और इसमें सफलता प्राप्त करनी है तो अब समय आपके पास कम है, इसलिए अभी से अपने तैयारी को आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। और आपकी इस तैयारी में हमारा ये कोर्स है, निश्चित रूप से ये निर्णायक होगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहें तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल इस कोर्स से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी। तो इतनी बात हो गई कोर्स से जुड़ी हुई, काफ़ी लंबी रही। अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं इसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? A सरफराज खान, B मुर्शिद कुली खान, C अलीवर्दी खान और D सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। UPPCS मेंस 2013 का यह प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को ही स्वतंत्र बंगाल कि नींव डालने वाले के नाम से हम जानते हैं। जब मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो मुगल साम्राज्य के जो विभिन्न सूबेदार थे, जो गवर्नर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू की। ऐसा काम बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने किया। इसी तरह का काम अवध में किया गया और इसी तरह का काम हैदराबाद में किया गया। धीरे धीरे मुगलों की शक्ति जो कमजोर हो रही थी उसका लाभ उठा करके उसके गवर्नर्स अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो मुर्शिद कुली खान का नाम आता है। अब यहां पर हम देखें, हमने जब इसे क्लास में पढ़ा था तो पूरी तरह से चार्ट्स बना करके हम पढ़ते हैं, टाइम लाइन के हिसाब से एक एक कड़ियों को जोड़ करके। तो सबसे पहले तो मैंने बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से अंग्रेजों का प्रवेश बंगाल में हुआ, क्योंकि प्लासी और बक्सर का युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अचानक रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी में अंग्रेज आ कहां से गए। तो हमने पूरा वो तैयार किया है, एक बार मैं आपको जल्दी में दिखाना चाहूंगा। तो 1651 से हमने बात को प्रारंभ किया है। क्या हुआ? तो बंगाल के मुगल सूबेदार शाह सूजा की अनुमति से बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने फैक्ट्री अपनी स्थापित कर दी। उसके बाद क्या हुआ? तो 3000 रुपए वार्षिक के बदले BEIC को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई और इसी तरह का अधिकार 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा भी मिला। ठीक है, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। इसके अलावा 1698 में मुगल सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरी की जिम्मेदारी मिली। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की।
1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। बंगाल में या किसी भी मुगल प्रांत में 2 अधिकारियों की नियुक्ति हुई होती थी। एक जिसे हम सूबेदार कहते थे, तो वो प्रशासन का, वो सेना का मुखिया होता था उस प्रांत में, उस सूबे में। और एक होता था दीवान, जो कि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ था, राजस्व से जुड़ा हुआ था, राजस्व का कलेक्शन उसी की जिम्मेदारी होती थी। 2 अधिकारी इसलिए नियुक्त किए जाते थे कि दोनों एक दूसरे के चेक के रूप में काम करें और बैलेंस बना रहे। ठीक है। 1717 में क्या हुआ, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा बीआईसी को व्यापारिक फरमान प्राप्त हुआ, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। और यही वो फरमान था जो बंगाल के नवाबों के गले की हड्डी बन गया और जिसने अंततः प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी और आगे बक्सर की भी, क्योंकि मीर कासिम से भी झगड़े का एक विशेष बिंदु यही फरमान था, जिसका कि दुरुपयोग कंपनी के करते थे। इसके अलावा 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बन गया। फाइनली अब एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों सत्ता आ गई, सूबेदार भी ये मुर्शिद कुली खान और दीवान भी। और इसी के बाद इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा, हालांकि ढके छुपे रूप में, ठीक है, हुई। तो ये इस तरह से पूरे तरीके से चार्ट है। हम एक एक चीजों के इस फ्लो में लेकर के चलने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ आ जाए। जो लोग, जिन लोगों ने क्लास में इन सब चीजों को देखा है, समझा है, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, वही प्रश्न है, लेकिन देखिए लेटेस्ट है एकदम। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया, प्रश्न सेम है। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। ठीक है। चलिए, ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। एमपीपीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला जो युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध, लेकिन सबसे निर्णायक जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था, क्योंकि बक्सर के मैदान में भारत की 3 शक्तियां हार गई। लेकिन जो प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ वो तो प्लासी के युद्ध से ही हुआ, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। हालांकि यह जीत धोखे की ही थी, लेकिन यह प्लासी का युद्ध भी हमारा उत्तर है। तो यहां पर आप देखें, पूरी तरीके से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी उसको हमने समझा है। और इसको समझने के लिए हम कितना पीछे गए हैं, तो जो आपने टाइमलाइन देखी है वो पहली थी। अब ये दूसरी टाइमलाइन है जिसमें हमने बताया कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। पहले तो आंतरिक चुनौती क्या थी, तो पूर्णिया का शौकत जंग, इसकी मौसी का पुत्र ही था, वो भी सत्ता का दावेदार था। ढाका की घसीटी बेगम इसकी मौसी ही थी और उसका दीवान राजबल्लभ, और बाहरी चुनौती के रूप में अंग्रेज थे। तो इस तरीके से, और फिर किस तरीके से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी और प्लासी के मैदान में क्या हुआ, तो प्लासी के मैदान में यही हुआ कि बंगाल के अमीरों ने, बंगाल के सेनापति ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया, यानी सीधे तौर पर गद्दारी हुई और अंततः सिराजुद्दौला को अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है। तो क्या परिणाम हुआ वो सब देखिए, बड़े विस्तार से यहां पे लिखा हुआ है। अगला, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो निश्चित रूप से प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और बीआईसी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो निश्चित रूप से सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हारा था प्लासी के युद्ध में। तो ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हम मानते हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। तो इंग्लैंड में इस बात की चर्चा है कि जिस तरह का रॉबर्ट क्लाइव जनरल था, वो उस तरह के व्यक्ति किसी देश में शताब्दियों में एक होते हैं, और इसीलिए विलियम पिट ने
स्पष्ट रूप से कहा कि ये तो स्वर्ग से उतरा सेना नायक था। तो निश्चित रूप से रॉबर्ट क्लाइव की सफलता बहुत बड़ी थी और हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले और डी लॉर्ड कार्नवालिस। यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा कि ये तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? तो जहां पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया वो युद्ध मैदान कहां पर है? ए बिहार में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में और डी पश्चिम बंगाल में। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो मैदान है पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में, भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। प्लासी या पलासी, ठीक है, जिसका नाम है, तो पश्चिम बंगाल। अगला, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो निम्न में से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो जो सीट थी बंगाल के नवाबों की वो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिद कुली खान ने उसे बसाया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला का गर्दन काट दिया गया तो उसके बाद गद्दारी के इनाम के रूप में मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया सिराजुद्दौला के स्थान पे। मीर जाफर से खूब धन की उगाही की गई और यह कहा गया कि अंग्रेजों ने बंगाल को कामधेनु गाय समझ लिया कि जिसमें से कुछ भी लूटा जाएगा तो उसमें कमी होने वाली नहीं है। इतना खुले तौर पर लूट हुई और अंततः इस लूट से अब मीर जाफर भी उकता चुका था और उसकी लगातार अंग्रेजों की मांगों की अवहेलना करना या अपनी व्यवस्था जताने की वजह से अंग्रेजों का भी मोहभंग मीर जाफर से हो गया था। और ऐसे में मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। इतनी ताकत अब प्लासी के बाद अंग्रेजों की बंगाल में हो गई थी कि बंगाल के नवाब मीर जाफर को एक दरबारी ने कहा कि ये अंग्रेजों का गधा है। तो अंग्रेजों के गधे को हटा करके, अंग्रेजों ने अपने गधे को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया। हालांकि मीर कासिम अंग्रेजों की सोच के विपरीत केवल यश सर करने वाला सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने पहले ही तय किया कि अगर मुर्शिदाबाद में हम रहेंगे तो हमें हमेशा अंग्रेजों के प्रभाव में रहना पड़ेगा और ऐसे में हमें अपनी राजधानी पहले ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो मुंगेर में राजधानी ट्रांसफर की गई। एक अच्छी सेना भी हमें चाहिए, अच्छे जो है हथियार हमें चाहिए, तो मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों की फैक्ट्री भी इसने लगाई। और बाद में मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध हो गया, जो लोग बिहार से जुड़े होंगे, यूपी से, वो जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहां पर दी गई है कि जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया तो क्या हुआ बंगाल में। तो देखिए, बीआईसीसी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच की पराकाष्ठा बंगाल कामधेनु गाय बनी। बंगाल की खुली लूट कुप्रशासन के आड़ में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जब इसको नवाब बनाया गया तो फिर लूट शुरू हुई, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मीर कासिम एक योग्य शासक सिद्ध हुआ तो उसने लोक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, सेना का आधुनिकीकरण, मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, शाही फरमान के दुरुपयोग का विरोध किया। ठीक है, ये पूरी लंबी कहानी है, क्लास में हमने इसको विस्तार से डिस्कस किया हुआ। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। तो निश्चित रूप से सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो बक्सर का युद्ध था, क्योंकि प्लासी की विजय छल की विजय थी, धोखे की विजय थी, गद्दारी की विजय थी, यह सैन्य कौशल की विजय नहीं थी। लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ वो सैन्य कौशल की विजय थी। दोनों सेनाएं बराबर के अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के साथ मैदान में आई बक्सर के, और वो 3 शक्तियों का गुट था। एक तो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम,
दूसरा अवध का नवाब और तीसरा उस समय का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन शक्तियां भारत की बक्सर में अंग्रेजों से टकराई और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इन तीन शक्तियों को पराजित किया। तो बक्सर के युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। और यहां पर जिस तरीके से हम लोग नोट्स में देखते हैं तो यहां पे पूरा लिखा हुआ, मैं एक बार बहुत जल्दी से पढ़ देता हूं। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध रण कौशल से नहीं बल्कि छल से जीता था। नवाब सिराजुद्दौला के साथियों ने उसके साथ विश्वासघात किया था जिससे उसकी हार हुई। किंतु बक्सर का युद्ध बिल्कुल तैयारी तथा अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। यह अंग्रेजों के युद्ध कौशल की जीत थी जिसने अंग्रेजों की शक्ति को 100% स्थापित कर दिया। बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णय पर पक्की मोहर लगा दी तथा एक झटके में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अवध को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। अवध का नवाब बिहार था। अब बंगाल का नवाब, इसका महत्व क्या था वो देखिए। अब बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली था, अवध का नवाब उनका निर्भर था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उनका पेंशनर बन गया था इलाहाबाद की संधि के बाद। अब जीवी मालेसन ने इसके बारे में क्या लिखा है वो देखिए। बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों को न केवल बंगाल ही मिला, न केवल इसने अंग्रेजी सीमाओं को इलाहाबाद तक पहुंचा दिया क्योंकि अवध का नवाब बिहार गया था, और बाद में प्रयागराज का किला भी अंग्रेजों ने ले ही लिया, अपितु बाद में पूरा अवध ही ले लिया। अपितु अवध के नवाब अंग्रेजी शक्ति से कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता के बंधन से बंध गए तथा अगले 94 वर्षों तक, जब तक कि अवध का विलय न कर लिया गया कुप्रशासन के आरोप लगाकर, तब तक अंग्रेजों के मित्रों के मित्र तथा अंग्रेजों के शत्रुओं के शत्रु बने रहे। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम, डी वांडीवास। तो निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य को स्थापना करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तो बक्सर का युद्ध ही है। हालांकि वांडीवास का युद्ध जिसमें फ्रेंच का सफाया किया गया, प्लासी का युद्ध जिसमें बंगाल का नवाब हारा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन बक्सर के सामने नहीं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ तो दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर और डी शाह आलम द्वितीय। तो निश्चित रूप से बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था यानी मुगल जो बादशाह था वो था शाह आलम द्वितीय, और इसने इस युद्ध में भाग भी लिया था। निश्चित रूप से प्रश्न भी इसीलिए पूछा गया है। तो डी उत्तर है। अगला, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम और डी नजमुद्दौला। तो जब मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया आंतरिक कर को लेकर के, जो शाही फरमान था उसके दुरुपयोग को लेकर के, तो अंग्रेज रुष्ट हो गए और ऐसे में हमला शुरू हो गया, आपसी युद्ध शुरू हो गया। तो मीर कासिम तो भागा गठबंधन तैयार करने के लिए, इनका सामना करने के लिए अंग्रेजों को का। तो अब तो वो अबदस्त नवाब हो गया। तो जब वो मीर कासिम चला गया तो फिर से इन्होंने दोबारा मीर जाफर को बुलाया और उसको बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर ही था। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए फर्रुखसियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय और डी शुजाउद्दौला। तो 1764 में बक्सर के मैदान में भारत की तीन शक्तियां हारी, जिसमें से कि एक मीर कासिम था, एक अवध का नवाब था और एक जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो मीर कासिम के पास तो कोई टेरिटरी नहीं थी, वो भाग भी गया, तो उसके साथ तो कोई संधि नहीं हुई, लेकिन दो लोगों के साथ संधि हुई, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी जो है अवध के नवाब के साथ हुई, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। जब क्लाइव जो है बक्सर के युद्ध के बाद आया इंग्लैंड से फिर वापस भारत, तो उसने इलाहाबाद की ये दो संधियां की। ठीक है, इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, रेवेन्यू का राइट्स दिया और 26 लाख रुपए उनको वार्षिक पेंशन देना था अंग्रेजों को। तो मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। अगला, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने। तो निश्चित रूप से मुगल सम्राट ने, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। बी हमारा उत्तर है। आगे,
किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए गए? देखिए एक ही प्रश्न है, किस तरीके से केवल शब्दों को बदल करके प्रश्न पूछा जा रहा है। ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किस गवर्नर कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई? तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ही संधि की इलाहाबाद की। आइए एक बार देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि यहां पे आप देख सकते हैं, दो संधियां हुई, एक अवध के नवाब के साथ सुजाउद्दौला और दूसरी क्लाइव। क्या अवध के नवाब के साथ तय हुआ? तो यह तय हुआ कि अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध वापस मिल गया, तो आप अवध पर शासन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने का प्रावधान हो गया, एक तरह से सहायक संधि हो गई। बीआईसी को 50 लाख रुपए और चुनार का किला दे दिया अवध के नवाब ने, और बीआईसी को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, जैसे बंगाल में मिला हुआ था। इलाहाबाद की दूसरी संधि या पहली संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुई, तो यहां क्या हुआ? बीआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। शाह आलम को अवध से कड़ा तथा इलाहाबाद प्राप्त हो गया। अंग्रेज शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे और मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो इलाहाबाद की संधि से ये सारे कारनामे हुए, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, वो डेट पूछा जा रहा है। इन जनरल इस तरह के डेट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि पूछा गया है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त और 21 अगस्त, तो निश्चित रूप से 12 अगस्त 1765 को शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच ये संधि तय हुई। इसी के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ और डी सैयद गुलाम हुसैन। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न, निश्चित रूप से काफी पुराना है। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, तो इन्होंने बंगाल के जो नवाब थे, या इन जनरल अगर हम मुगलों के पक्ष से देखें तो बंगाल के सूबेदार थे जिनके पास दीवानी राइट्स भी थे, तो उनके नीचे एक उप दीवान की नियुक्ति की जिनका नाम था मोहम्मद रजा खान। तो मोहम्मद रजा खान उप दीवान हो गए, माने डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिशों ने अपना नहीं रखा और वहां दैव शासन व्यवस्था चलाने लगे। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, इसे भी दैव शासन व्यवस्था क्या था, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, ये सब देखिए यहां लिखा है। तो बंगाल में दैव शासन, नवाब की सेना को समाप्त कर दिया गया, वित्त और विदेश नीति कंपनी के हाथ में आ गई, नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति हो गई। इस प्रकार दीवान के नाते दीवानी और उप सूबेदार रजा खान के माध्यम से निजामत कंपनी के हाथ में आ गई। दीवानी कार्य हेतु कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खान तथा बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। तो मोहम्मद रजा खान को 2 दायित्व दिए गए। तो क्या दुष्परिणाम हुआ, इसको हमने विस्तार से समझा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है। तो ए गारो, बी खासी, सी कुकी और डी टिपरा। तो 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, बी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही हैं? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो निश्चित रूप से काफी सेकुलर प्रकार का यह प्रश्न है और इसका उत्तर निश्चित रूप से सी है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब इसके विरोध के आर्गुमेंट में तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें से बक्सर और प्लासी तो काफी आसान है। वांडीवास को भी मान ले तो थोड़ा हमें आसान लगेगा, लेकिन सबसे मुश्किल है ये अंबर का युद्ध। ठीक है, और यही अंबर का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया 1749 में। ठीक है, अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध
1757 में। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसके पश्चात फ्रेंच शक्ति पूर्ण रूपेण भारत में समाप्त हो गई। हालांकि उनका अस्तित्व तो बना रहा, लेकिन एक शक्ति के रूप में वो समाप्त हो गए। अंग्रेजों की चुनौती सदा सदा के लिए खत्म हुई। वांडीवास का युद्ध ये 1760 में लड़ा गया और फाइनली बक्सर का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध ये 1764 में लड़ा गया भारत की 3 शक्तियों बनाम अंग्रेजों के। तो ये 21 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। एक काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम है काउंट डी लाली, जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया। ठीक है, अंग्रेजी सेना के सामने। वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। यही हुआ, सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अब पूछा जा रहा सही सुमेलित कौन सा युग्म है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो मीर कासिम विरुद्ध हेक्टर मुनरो हम कह सकते हैं, गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो निश्चित रूप से फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, मराठे नहीं सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं मराठे। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। IAS प्री 1995 का प्रश्न है। अगला, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत और डी सिख। तो यूपी PCS प्री 1993 का प्रश्न है। तो निश्चित रूप से भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत से भली भांति परिचित करवाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम 1761 में हुआ, जिसमें कि पानीपत के युद्ध में मराठे पराजित हो गए, जिसके परिणाम ने मराठों को कई वर्षों पीछे कर दिया। और उसी युद्ध का परिणाम हुआ कि मराठे कमजोर पड़ गए। नहीं तो 1761 अगर मराठा हिस्ट्री में न हुआ होता या हुआ भी होता और मराठों की विजय हुई होती, तो निश्चित रूप से भारत का जो प्रशासनिक है, जो राजनीति है, वो बिल्कुल अलग होती। लेकिन अंततः अंग्रेज हावी हो ही गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर के युद्ध से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।